हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हमने पहले 27 क्वेश्चंस जो मैंने नोट किए हुए हैं 1 मार्क के, वो हमने कर लिए थे। इंटीग्रेशन तक टॉपिक कवर कर लिए थे, कौन कौन से 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² माइनस 3dy/dx पावर 4 प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आएगा? देखो, डिग्री क्या होती है तुम्हें पता होना चाहिए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं जो कि 1 मार्क में बार बार आती हैं, डिग्री एंड ऑर्डर। तो सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो मैं बता ही चुका हूं, पहले मैं करा चुका हूं ये चैप्टर, लेकिन फिर बता देता हूं। ऑर्डर जो है वो होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया गया है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि 2 बार डेरिवेटिव किया गया होगा, क्योंकि d2y/dx² दिखाई दे रहा है, d3y/dx³ नहीं दिखाई दे रहा हमको। तो ऑर्डर तो 2 है, और जहां से ऑर्डर देखना है उसी की पावर डिग्री होती है। जैसे dy/dx की पावर 4 है, ऐसे ही जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसकी पावर क्या है? यहां पे 1 है, क्योंकि 1 पावर ऐसे लिखते नहीं है हम अलग से। तो इसका आंसर है डी, 1। फिर देख लो एक बार, जहां से ऑर्डर देखना है वहीं से डिग्री देखनी है, एक ही टर्म है यहां पर। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है हाईएस्ट ऑर्डर का, उससे ऑर्डर पता चल गया 2, और इसी की जो पावर है, जैसे इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर कितनी है? 1, क्योंकि यहां पे लिखी नहीं हुई पावर। अगर यहीं पे ऐसे ब्रैकेट लगा के मैं 2 लिख देता तो इसकी पावर 2 हो जाती। तो यहीं से ऑर्डर देखना है, यहीं से डिग्री। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इसका ऑर्डर बताओ कितना है। देखो कितना, बिल्कुल ये तो आसान सी चीज है। ऑर्डर तो हमें दिखाई दे रहा है 3, तो 3 इसका ऑर्डर है। ए इज द आंसर। तो मुझे कमेंट्स में या मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं स्कूल में, उन्होंने कहा कि आप बहुत ही ये थोड़ा सा अपनी रिप्रेजेंटेशन सुधारिए। मुझे ऐसा कहा कि ये बड़ा ऑड लगता है कि आपने पेज रखा हुआ है इस तरह से नीचे चल रहे हैं। तो मेरा जो सोच है स्टूडेंट्स, वो ये है कि अगर मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये चीज लिखकर और जिस किताब को फॉलो करके, वो सब्जेक्ट मैटर वो अप टू द मार्क होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी है, तुम देखोगे बोर्ड के एग्जाम में देखोगे कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस तुमको आएंगे वहां पर। अगर जिसने ये तैयारी कर ली उसको बहुत सारे, तकरीबन सारे ही एमसीक्यूज ये वाले मिल जाएंगे। तो सब्जेक्ट मैटर अप टू द मार्क है, बिल्कुल है, मेरे हिसाब से तो है। और दूसरा कि अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है तुम्हें, तुम्हारी लर्निंग कितनी हो रही है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, तो मैं फिर टेक्नोलॉजी का ओवर एंड अबव यूज नहीं करता। मेरा अपना मानना यह है कि लिमिटेड, जितने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो और जितना अपना आउटपुट मैक्सिमम कर सको, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट जो रिक्वायर्ड है वो देना। तो आई थिंक समझ में तुमको आ रहा है। अगर यही मैं फ्लैशी तरीके से कुछ पीपीटीज बनाऊं और उसके बाद फिर मैं खुद भी सामने आ जाऊं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर तो यही रहेगा, मेरे समझाने की तकनीक यही रहेगी। तो इसलिए मैं कोशिश तो करता हूं कि समझाने में कमी ना रह जाए, सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी बरकरार रहे, बिल्कुल अप टू द मार्क रहे, और यही 2 चीजें चाहिए बस। तो चलो खैर,
हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिग्री और ऑर्डर की बात तो हो गई, अब चलो वेक्टर के क्वेश्चन आ गए। देखो डिग्री और ऑर्डर ही है, बाकी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन भी आता होता है, लेकिन क्योंकि अब इस बार 1 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं है, और भी 2 टाइप हैं, तो उसमें भी कुछ कवर्ड होंगे क्वेश्चन, उसमें भी तुम्हें पता लग जाएगा। तो अब है वेक्टर का क्वेश्चन, ये नोट कर लो क्वेश्चन। इफ ए डॉट बी इज ए क्रॉस बी मॉडुलस देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखो बड़ा आसान है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस अगर बराबर है तो तुमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट देखो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। अब डॉट प्रोडक्ट को तुमने लिख लेना है कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस को लिख लेना है साइन थीटा। ये दोनों कब बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, जब थीटा कितना होता है, ऑब्वियसली π/4, 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। तो देखो आंसर हमारा क्या है, π/4। चलो अगला देखते हैं। तो अब ये है हमारे पास क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी इज √3 टाइम्स ए क्रॉस बी। देखो अब मैं डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा लिख रहा हूं और क्रॉस प्रोडक्ट को लिखूंगा साइन थीटा, मैंने ऐसे लिख दिया। अब √3 इस तरफ ले जाओ, कॉस थीटा इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा। तो बताओ अब कि टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, π/6 पे। तो कितना आसान है ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है। तुमने डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा लिखना है, और टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। कॉस थीटा इधर डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, और √3 इधर 1/√3। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे π/6। अगला क्वेश्चन देखो इसके जैसा ही है, √3 ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलस। तो यहां पे क्या आएगा, √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस थीटा को उधर ले गए तो आ गया √3 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, π/3 पे। तो आंसर इज π/3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला पेज मेरा खत्म हो गया, पेज पलटते हैं फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब उनके बीच में एंगल π/2 90 डिग्री का हो। बहुत सिंपल बात है, तो π/2 इज द आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। इफ ए इज नॉट अ जीरो वेक्टर देन ए क्रॉस ए मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। देखो अगर ए का हम ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो याद रखो कि ए के मॉडुलस का स्क्वायर तो आएगा, साथ में साइन ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा और एन कैप आएगा। क्यों, क्योंकि ए और ए में यानी अपने साथ ही एंगल वेक्टर क्या बनाता है, 0। तो ये 0 आएगा, तो इसका 0 वेक्टर बनेगा। ये 0 वेक्टर बनेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 बन जाएगा। तो आंसर इज 0। अब इसे नॉट इक्वल टू 0 देखकर कई बार स्टूडेंट्स को ये आंसर लगता है, लेकिन ये नहीं है। ये कब होता है, जब डॉट ए करते हैं तब ये आंसर आता है। ए क्रॉस ए इज ऑलवेज द 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 ही होगा। तो इसका आंसर है 0। चलो अगला देखें। अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हाउ सिंपल इज दिस, हमने इनके कंपोनेंट्स जो हैं इनके स्क्वायर करो, 4 + 9 + 1 और स्क्वायर रूट कर दो। तो बताओ ये कितना हुआ, √14। तो दिस इज द आंसर, √14। इसी तरह मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। चलो अगला देखें। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज 5, 2, -3। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5i + 2j - 3k। तो 5i - 2j - 3k है, ये तो गलत हो गया क्योंकि -2j है, -2j वाला ये भी गलत हो गया। तो सी पार्ट इज द आंसर, 5i - 2j +2j - 3k। 5 2 -3 तो 5 2 -3, तो सी इज द आंसर। चलो अगला देखें। अब हम 3D में आ गए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर, ये प्लेन की इक्वेशन है, 5x - y + z = 10। तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, देखो 5 - 1 1, तो सी इज द आंसर।
एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो अगर हम इस तरह डायरेक्शन रेशो की तरह लिखें तो ये डायरेक्शन रेशो होते हैं प्लेन के नॉर्मल के। तो 3 डायमेंशनल जो चैप्टर मैंने करवाया था ज्योमेट्री का, उसमें अच्छी तरह मैंने समझाया था ये। अगर तुमको कोई कंफ्यूजन हो तो वो प्लेन की जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो तुम देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन आर, ये जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊपर जो है नंबर 1, 5, -6, इनके साइन चेंज करके जो नंबर बनता है 1, 5, -6, मैंने ऊपर वाले के नंबर साइन चेंज कर दिए, तो ये होता है पॉइंट ऑन लाइन। लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है जो ये 1, 5, -6, उसको हम ऊपर यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशो तो नीचे वाले नंबर होंगे 3, 8, 5। तो देखो 3, 8, 5 कहां पर है? बी इज द आंसर। 3, 8, 5, 3, 8, 5 इसी ऑर्डर में ये डायरेक्शन रेशो हो गए, तो बी इज द आंसर। चलो अगला देखते हैं। अब डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। अब देखो ये डायरेक्शन रेशो है, सॉरी ये इक्वेशन ऑफ लाइन है वेक्टर फॉर्म में। तो 2i + j - k + लैम्डा टाइम्स 3i + 2j + k r। तो देखो 2i + j - k ये क्या है? ये है पॉइंट ऑन द लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, और लैम्डा टाइम्स होता है डायरेक्शन रेशोज। लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर लैम्डा टाइम्स जिसको हमने लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन रेशो क्या होगा? 3 to 1। तो देखो ए इज द आंसर, 3 to 1। ये पता लग गया होगा तुमको। तो स्टूडेंट्स 3D के तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के एमसीक्यू में। अब हम आते हैं एलपीपी पे। तो एलपीपी में 1 मार्क का जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आना है वो इसी टाइप का हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 4x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x + y <= 4, x > 4, y 0, y > 0 इज। देखो x + y <= 4। तो तुम जानते हो कि हम लाइन बनाएंगे x + y = 4। तो अगर x + y = 4 बनाएंगे तो लाइन बनेगी ऐसे, वो यहां भी 4 पे कट करेगी और यहां भी 4 पे कट करेगी। तो इसके पॉइंट्स क्या बन गए? इसके पॉइंट एक तो ये है 0,4, एक ये है 4,0। ये 2 पॉइंट्स ही बनेंगे। यहां पे तो ऑब्वियसली हमेशा ही मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो z की क्या वैल्यू है? यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x + 3y। तो 4x + 3y में एक बार 0,4 पुट करो, 4 × 0 + 3 × 4, तो ये कितना आ गया? 12 आ गया। 3, 4 = 12, ये तो 0 हो गया। अब हम 4,0 पुट करते हैं। 4,0 इसमें पुट करेंगे तो 4 × 4 + 3 × 0, तो ये 16 आ गया। तो देखो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू है 16। तो डी इज द आंसर। ये समझ आ गया होगा तुमको आसानी से। एक बार फिर देख लो, x + y <= 4 जो कंस्ट्रेंट है उसमें तुम लाइन कौन सी ड्रॉ करोगे? ये वाली x + y = 4। तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस और y एक्सिस को 4 पे कट करेगी, और ये हमारा फिजिबल रीजन बनेगा क्योंकि ये <= 4 है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो ये 2 पॉइंट बन गए। अब ये 2 पॉइंट जो बन गए इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,4 और 4,0। हमने दोनों इसमें पुट करके देखे तो वैल्यू इसकी ज्यादा आई ऑब्वियसली। और अब अगला देखो, अब ये तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये चेंज होता रहेगा। x + y <= 5 हो जाएगा, और अगर 5 हो गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो जब 5 आ जाएगा तो यहाँ पे देखो 3 × 5 तो 15 होता है, 4 × 5 20 होता है, तो 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू। बहुत आसान है। अगर यहाँ 5 हो जाता है तो 20 आ जाएगा आंसर। अगर 4 है तो 16 है आंसर, क्योंकि x के साथ
जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वही बड़ा आंसर देगा। y के साथ तो 3 है, 3y छोटा रहेगा 4x से, क्योंकि x और y की वैल्यू या तो 4 रहेगी और 0 रहेगी, या 0 रहेगी या 4 रहेगी। तो ये ग्राफ हमने बना के फटाफट देख ही लिया। इतनी प्रैक्टिस तो अब देखो तुम्हारी हो ही गई है। तो स्टूडेंट्स, ये है अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 5/7 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, नॉट ई, इज इक्वल टू। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हम और कैसे लिखते हैं, पहले ये देख लो, ऐसे, और ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना, 5/7। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 2/7 आ जाएगा। तो आंसर इज 2/7। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B are independent events, P of A is 1/3 and P of B is 4/7, then P of A intersection B is। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर P ऑफ A और B तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। P ऑफ A कितना है, 1/3, और P ऑफ B कितना है, 4/7। तो ये हो जाएगा 4/29। बहुत सिंपल है। तो 4/21 इज बी इज द आंसर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो A की हैपनिंग का B पर कोई असर ना पड़े और B की हैपनिंग का A पर कोई असर ना पड़े। ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि हम एक कॉइन टॉस करें और साथ ही एक डाइस रोल करें, तो इसका आउटकम अलग आएगा, इसका आउटकम अलग आएगा, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। या फिर A और B दो अलग अलग पर्सन्स हैं जो इंटरव्यू पे जा रहे हैं किसी नौकरी के लिए, तो इसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और इसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज इंडिपेंडेंट हैं। तो इस तरह के इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखें। इफ E इज एनी इवेंट देन P ऑफ E बिलोंग्स टू द इंटरवल। देखो, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 से 10 रहेगी, 0 से 1 रहेगी, 10 to 20 रहेगी, 0 से 1 रहेगी। अब ये जो दो आंसर है 0 से 1, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है। 0 से बड़ा, 1 से छोटा नंबर ही आ सकता है, लेकिन 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है 0 और 1 दोनों शामिल हैं इसमें। तो तुम जानते हो कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 से ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? देखो, जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, हमारा एनालिटिक फॉर्मूला, वो क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से कम ही होंगे ना हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इन्हीं नंबरों में से हमने ये चुनने, तो ऑब्वियसली ये लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा। और इम्पॉसिबल इवेंट कब हो जाएगा? जब फेवरेबल आउटकम खत्म ही हो गया, है ही नहीं, फेवरेबल आउटकम आ ही नहीं सक रहा। जैसे कि हमने डाइस को रोल किया तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि डाइस के ऊपर तो 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है सिर्फ। यहां हम ढूंढ रहे हैं कि 7 कब आएगा, तो आ ही नहीं सकता, फेवरेबल आउटकम है ही नहीं। या हेड और टेल, यानी कि कॉइन हम टॉस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 आएगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 तो इसके ऊपर है ही नहीं, हेड और टेल है। तो इम्पॉसिबल की 0 होती है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो इवेंट कोई भी हो, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही रहती है, लेकिन 0 और 1 दोनों शामिल हैं, क्योंकि 1 जो है श्योर इवेंट है। अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो, सारे के सारे आउटकम्स फेवरेबल हो, तो क्या होगा?
तो ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर एक भी आउटकम हमारा फेवरेबल नहीं है तो यहाँ 0/n आ जाएगा, तो कम से कम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। तो स्टूडेंट्स ये 43 क्वेश्चन है। मेरा एक बार फिर बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक काम करूंगा कि कम्युनिटी सेक्शन में इस MCQ को अपलोड करूंगा मैं फोटोग्राफ्स को, और तुमने करना क्या है, तुमने वो प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं या फिर वो क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं। आई थिंक अब तक भी कर ही ले होंगे तुमने क्वेश्चन नोट, और जो मैंने आंसर बताए हैं वीडियो में साथ के साथ वो एक अलग पेज पे तुम नोट कर लो। 1 का, 2 का B, 3 का D, जैसे भी वो इकट्ठा कर लो। और रोज तुमने क्या करना है, रोज तुमने 10 MCQs की प्रैक्टिस करनी है कि तुमको आते हैं कि नहीं आते। 10 MCQs रोज करो। कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, तो तुम देख सकते हो। और ये 43 क्वेश्चंस हैं, और मैं ये दावा करता हूं कि MCQ जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आने हैं ना, वो इन्हीं 43 क्वेश्चंस में से ही तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, नंबर चेंज हो सकता है, 4 की जगह 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस तुम्हें यही मिलेंगे क्योंकि और कोई बनते ही नहीं है क्वेश्चन। तो MCQ ये 43 जिसने कर लिए, समझ लो बोर्ड में उसके 16 मार्क्स पक्के, क्योंकि 16 MCQs आने हैं। तो वो तुम अच्छी तरह से कर लो, और तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। रोज 10 MCQs तुमने प्रैक्टिस करनी है। और MCQ का आंसर लिखने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन सही मान लो A है तो A, और साथ में जो आंसर है मान लो π/2 है तो π/2, ये दोनों चीजें लिखनी है। सिर्फ A, B या D ऐसे ऑप्शन नहीं लिखते चले जाना है, तुमने इसके साथ आंसर भी लिखने हैं। जैसे 0 है, इसका आंसर π/2 है, इसका आंसर मान लो समझ लो 0 to 1, ये जो लास्ट क्वेश्चन किया ये है। तो तुम्हें क्वेश्चन का नंबर यहां लिखना है, जो सही ऑप्शन ABCD में से है वो यहां लिखना है साथ ही उसके, और जो एक्चुअल आंसर है वो भी लिखना है अगर फुल मार्क्स चाहिए। इसकी ऐसे प्रैक्टिस करना तुम। तो तुम रोज 10 MCQs की प्रैक्टिस करो, तो तुम देखो कि विद इन 10 डेज तुम्हारे सारे MCQ एकदम तैयार हो जाएंगे अगर तुमने सही ढंग से प्रैक्टिस की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। मैं वही तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूँगा, कम्युनिटी सेक्शन में तो तुमने फोटोग्राफ्स देखनी ही हैं, ये मैं अपलोड करूँगा अपने जो ये MCQs हैं, लेकिन तुमने कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पे अगर तुम रेट करना चाहो तो ज़रूर करना। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। शेयर क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, ये मेरा मोट्टो है। और अगर ट्यूशन से बचना हो तो ऑब्वियसली क्या करो, मेरा चैनल फ्री में सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट से एक एक करके सारे चैप्टर्स के वीडियोस को फॉलो करो और सारा सिलेबस कर लो। तो स्टूडेंट्स, MCQs के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव फन, अच्छी तरह तैयारी करो, इंजॉय करो, समझो मैथ को। और अब मैं अगले वीडियो में शुरू करूंगा ट्रू फॉल्स। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।